हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। सर ठीक है, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इंड एस 40, कंप्लीट किया था, स्टार्ट नहीं किया था, कंप्लीट किया था। तो आज हम एक नए इंड एस स्टार्ट करेंगे, इंड एस 16, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सही है। जो बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है, तो मैं कोशिश करूँगा बहुत इजी, सिंपलेस्ट लैंग्वेज, सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझाऊं और आपको मज़ा आए, मज़ा। ठीक है, चले ठीक है। इंड एस 16, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इंड एस 16, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, ध्यान से सुन लो बात। सब जो है बिजनेसमैन बन लो। अब अपने आप को बिजनेसमैन कंसिडर करके ये इंड एस पढ़ेंगे। ठीक है सर, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब होता है एसेट्स जो बिजनेस में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मशीनरी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर्स है, लैंड या बिल्डिंग है, इनको हम कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, अभी ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। सपोज, बड़े ध्यान से देख लेना। सपोज हम मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकली सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। बस ध्यान रख लो, आपको आता है, मुझे आपके दिमाग से बाहर निकालना है। तो मैं ज़ीरो से पढ़ाऊंगा, स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, मज़ा आना चाहिए आपको। ठीक है, सपोज हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। सबसे पहले हमें बिजनेस के लिए क्या चाहिए? पैसा, कैपिटल, जो यहाँ किसी काम का नहीं है। हमें एसेट्स की बात करनी है। हमें लैंड चाहिए, बिल्डिंग अगर बनानी हो, ऑफिस बिल्डिंग, तो बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री ऑफिस चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, मशीनरी चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, फर्नीचर चाहिए। चाहिए कि नहीं एक बिजनेस बनाने के लिए बिजनेसमैन को? सर ये सब तो चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये जो हमें चाहिए इस बिजनेस के लिए, जो हमारे इस बिजनेस में एसेट्स है, अपने दिमाग से मुझे बताएं, ये हमें यूज़ करने के लिए होते हैं या रीसेल करने के लिए होते हैं? हमारे बिजनेस में जो एसेट्स है, ये हमें यूज़ के लिए होने चाहिए या रीसेल के लिए होने चाहिए? होने तो चाहिए सर यूज़ के लिए। शाबाश, ये होते हैं यूज़ करने के लिए, ना कि अगर रीसेल ही करने होते हैं तो तब ये स्टॉक में आ जाते, इन्वेंट्रीज में आ जाते, AS2 में। ये हमारे बिजनेस में यूज़ करने के लिए होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट, फॉर यूज़ इन बिजनेस। ठीक है। नंबर 2, हम जो ये एसेट लाएंगे, जो हम परचेज करेंगे, ये एसेट, फिक्स्ड एसेट, इसका कॉस्ट हमें मालूम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या बोल रहे हैं सर, जिस एसेट का कॉस्ट पता ही नहीं हो उसका क्या करेंगे, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो कॉस्ट पता होना ज़रूरी है।
जब आपको कॉस्ट पता है किसी एसेट का, तभी तो आपको बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कॉस्ट एस्टिमेटेड रियलाइबल कॉस्ट हो, ताकि हम इसको बैलेंस शीट पे दिखाएं। कॉस्ट पता होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकली देखो, आप छोड़ो ये बुक किताबें 2-4 मिनट्स के लिए, स्टडी मटेरियल छोड़ दो 2 मिनट के लिए, चाहिए हमें इसका कॉस्ट पता होना चाहिए। सर बात तो सही है। थर्ड, अब अगर ये हम एसेट बिजनेस में यूज़ के लिए है, इसकी लाइफ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इस एसेट की लाइफ 1 साल होनी चाहिए या उससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए? जल्दी जल्दी अपने दिमाग से पूछो। इस एसेट की लाइफ, मशीनरी बिल्डिंग की लाइफ 1 साल होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए? होनी तो चाहिए सर 1 साल से ज़्यादा ही, क्योंकि बिजनेस तो लॉन्ग टर्म कंसेप्ट होता है, ऑन गोइंग। तो लाइफ मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। सही है सर, सही है। कॉस्ट पता होनी चाहिए, बिजनेस में यूज़ होना चाहिए, लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। थर्ड, अगर ये बिजनेस में कोई हमारा एसेट है, फिक्स्ड एसेट, एफए फिक्स्ड एसेट, ये हमें कुछ कमा के देना चाहिए या नहीं? कुछ भी नहीं, ऐसे ही पड़ा है इधर ऑफिस में, बिल्डिंग में पड़ा रहेगा कोई एसेट, ना किसी काम का ना किसी काज का, पड़े रहने दो। या इससे हमें आगे कैश फ्लोज मिलने चाहिए, कोई बेनिफिट आना चाहिए बिजनेस को इस एसेट से? सही से बताओ। तो इससे हमें कोई कैश फ्लो आना चाहिए ना इस एसेट से। बेकार पड़ा है तो बेकार, आजकल घर में ऐसे कोई कमाने वाला नहीं होता है तो उसको भी बाहर फेंकते हैं, बेकार चीज़ को। जो कमा के लाएगा उसकी वैल्यू है। सही है। तो अगर ये एसेट है हमारे बिजनेस में, तो ये होना चाहिए हमारे कैश फ्लो लाने के लिए। अगर ऐसे कोई यूज़ ही नहीं है, इसको बेकार है, तो इसको उठा के फेंको बाहर। बैलेंस शीट में क्या करना है इसको? तो इस एसेट से क्या मिलने चाहिए हमें? कैश फ्लोज आने चाहिए। सही है। बिजनेस में यूज होना चाहिए, लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए, कॉस्ट का पता होना चाहिए जो हम बुक्स में दिखाएंगे, और कैश फ्लोज आने चाहिए। 4 हो गए। फिफ्थ, ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल को कौन से एसेट्स होते हैं? जिसको छू सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको हम कैन बी सीन, कैन बी टचड, टेंजिबल। सर इतना तो हमें पता है, आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन माई रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको फिर भी बोलूँ। मुझे 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। टेंजिबल जो हम देख सकते हैं, जो टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल होते हैं जो हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट। तो हमारे इस इंडिया 16 में वो एसेट्स आएंगे जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स हमें कवर करते हैं, ठीक है। अगर इंटेंजिबल एसेट है तो वो हम किसी और इंडेक्स पे जाके देखेंगे, वो अभी देखेंगे कहाँ हम पढ़ेंगे। सही है सर, सही है। तो 5 चीज़ें आपने देखी। क्या देखी? बिजनेस में यूज़ के लिए होना चाहिए, चाहे फिर कहीं भी ये यूज़ हो बिजनेस में, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में यूज़ हो, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज़ हो, ये सेलिंग डिपार्टमेंट में यूज़ हो, या कहीं भी बिजनेस में यूज़ हो। बिजनेस में यूज़ होता है ना, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। रिसेल के लिए नहीं है ना, नहीं है। कॉस्ट का पता होना ज़रूरी है ना, वो तो किसी भी ट्रांजैक्शन का जब कॉस्ट पता नहीं होगा तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ज़रूरी है। लाइफ कितनी होनी चाहिए?
मोर देन 1 ईयर, फिक्स्ड एसेट। इस एसेट से हमें कोई फ़ायदा मिलना चाहिए, फ्यूचर कैश फ्लोज आने चाहिए, नहीं आएंगे तो बेकार में उसको क्यों रखेंगे। और क्या है, टेंजिबल एसेट्स होने चाहिए, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। सही है सर, सही है। चले आ जाए अब मैं आपको पहले इंडेक्स पे लेता हूँ। हमें इस इंडेक्स पे क्या करना है, मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आउट ऑफ स्कोप, एसेट्स विच आर नॉट कवर्ड इन इंडेक्स 16। ये नॉर्मली मैं जो ये आउट ऑफ स्कोप हूँ, ये मैं नॉर्मली लास्ट में पढ़ाता हूँ। जब तक इसकी ज़रूरत ना हमें किसी क्वेश्चन में पढ़े, मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कचरा क्यों रखना है दिमाग में। जो चीज़ इस इंडेक्स में है नहीं, उसको थोड़ा मैं लास्ट में इसको मैं डिफाइन करूँगा, इसको हम थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे। सही है, अभी वो चीज़ें देखें पहले जो इसमें है, कवर होती है। फिर हमारा थर्ड कंसेप्ट इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, यानी जब हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है एसेट हम लाएंगे पहली बार, कैश में लाएंगे, क्रेडिट पे लाएंगे, कैसे लाएंगे वो हमें देखना है, उसकी अकाउंटिंग करनी है। मीनिंग ऑफ कमीशनिंग कॉस्ट क्या होता है, ये हमें जानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मतलब होता है कोई एसेट लाया, 2 साल 3 साल हुए, फिर उस एसेट पे हमने कुछ बिल्डिंग पे और कुछ मार्बल लगाया, टाइल्स लगाए, रिनोवेट की, अगर वो खर्चा हुआ तो उसमें क्या करेंगे। फिर मेजरमेंट, कैसे इसको मेजर करेंगे हम। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ पीपीई, अकाउंटिंग फॉर चेंजेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, चेंज इन डीकमीशनिंग कॉस्ट और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सही है, तो ये हमें कवर करना है। तो क्या रखा आप लोगों ने याद, 5 चीज़ें, 5 थिंग्स। नंबर 1, टेंजिबल एसेट होना चाहिए, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। बिजनेस में यूज़ के लिए होना चाहिए, रिसेल के लिए नहीं, वो इन्वेंट्री में जाएगा। थर्ड, कॉस्ट का पता होना चाहिए। फोर्थ, लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। फिफ्थ, फ्यूचर कैश फ्लोज आने चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए। सही है सर, सही है। चलो आ जाते हैं। कैन बी टचड मशीनरी है, कंप्यूटर्स है, फर्नीचर है, ईटीसी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सही है। चलो, मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कंसेप्ट नंबर 1, as per the provisions of India 16, an asset can be considered as property plant equipment only if क्या लिखा है रेड में, all, रेड में क्या लिखा है, all, only if all conditions are satisfied। एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हम तभी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मानेंगे जब ये 5 कंडीशंस पूरी हो। 5 कंडीशंस आपको अब याद है, क्या है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होना चाहिए, इसको हम टच कर सकते हैं, बिजनेस में यूज़ होना चाहिए, कॉस्ट का पता होना चाहिए, फ्यूचर कैश फ्लोज आने चाहिए, और क्या होना चाहिए, शाबाश आप लोग बोलो, देखते हैं। नंबर 1, इट शुड बी अ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ये एक कंडीशन है, इट शुड बी अ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। कैन बी टचड, कैन बी सीन, लैंड एंड बिल्डिंग, कार्स, कंप्यूटर्स, ईटीसी है, इंडिया 16 में आएंगे। सही है सर, सही है। अगर इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, अगर इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, ईटीसी, तो उसको इस इंडिया में कोई काम नहीं है, उसको हम कहाँ पढ़ेंगे, इंडिया 38 में। यहाँ हम वही चाहिए जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। सही है सर, सही है, टेंजिबल होना चाहिए फिक्स्ड एसेट। नंबर 2 कंडीशन क्या है, इट शुड बी हेल्ड फॉर, किस चीज़ के लिए, यूज़ के लिए, ये यूज़ के लिए होना चाहिए बिजनेस में, न कि रिसेल के लिए। कहाँ यूज़ होना चाहिए, इन एनी डिपार्टमेंट,
चाहे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में यूज़ हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, फैक्ट्री में यूज़ हो, या कोई भी सेलिंग डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में इसका यूज़ हो। सही है, यूज़ में होना चाहिए। हेल्ड फॉर, यूज़ और, ये और है, और सेकंड कंडीशन का और क्या है, या रेंटल्स के लिए हो, या हेल्ड फॉर रेंटल्स हो। सर हमने तो रेंटल्स इंड AS 40 में पढ़ा, इधर क्या पढ़ा रहे हैं आप। सही है, सही है, याद है आपको प्यारो, याद है। अगर लैंड और बिल्डिंग हम रेंट पे दे रहे हैं, लैंड और बिल्डिंग, तो इंड AS 40 में जो पढ़ा हमने उधर ही लेके जाएंगे, इंड AS 40 लैंड और बिल्डिंग। लेकिन अब बिजनेस में खाली लैंड और बिल्डिंग नहीं होते हैं एसेट्स, अदर एसेट्स भी हम रेंटल्स पे दे सकते हैं। गाड़ी रेंट पे दे दो, फर्नीचर रेंट पे दे दो, कोई जनरेटर रेंट पे दे दो, कोई मशीनरी रेंट पे दे दो, वीडियो कैमरा रेंट पे दे दो, कुछ भी रेंट पे दे दो। अगर लैंड और बिल्डिंग हम रेंटल पे दे रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, इंड AS 40 में जो हमने कंप्लीट किया। अदर देन लैंड और बिल्डिंग, जो अदर एसेट्स है, अदर एसेट्स, ये अदर एसेट्स, फॉर एग्जांपल मशीनरी है, कार है, ETC है, अगर हम ये रेंट पे दे रहे हैं तो इंड AS 16 में आएंगे। अब अगर लीज रेंटल्स है तो कहाँ जाएंगे, 116 में। सही है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होना चाहिए, यूज होना चाहिए, हेल्ड फॉर यूज या हेल्ड फॉर रेंटल पर्पजेस अगर हो वो भी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। लैंड और बिल्डिंग अगर है तो इंड AS 40, लीज रेंटल्स अगर है तो इंड AS 16, अगर अदर एसेट्स हमने रेंट पे दिए हैं तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये और है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, दिस और दिस, कंडीशन सेकंड ही है। ठीक है सर, ठीक है। आ जाए थर्ड कंडीशन पे, इट शुड हैव इकोनॉमिक बेनिफिट्स, दैट इज कैश फ्लोज। फ्यूचर में कैश फ्लोज होने चाहिए, कैश फ्लो ही नहीं है तो बेकार चीज को क्या हम रखेंगे बिजनेस में। इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए, यानी कैश फ्लोज होने चाहिए। फोर्थ, इट शुड इट्स कॉस्ट शुड बी नोन, रिलायबल एस्टिमेट शुड बी देयर, इट्स है, इट्स कॉस्ट शुड बी नोन, पता होनी चाहिए। रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए ताकि जो हम बैलेंस शीट में जिस अमाउंट पे हम रिकॉर्ड करें। इट्स लाइफ शुड बी मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा इसकी ज़िंदगी होनी चाहिए। जी ले भैया, जी ले, 1 साल से ज़्यादा। ठीक है। आज तबीयत सही नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाना है। नोट, क्या है नोट, इफ लाइफ ऑफ एन एसेट इज लेस देन 1 ईयर, अगर किसी एसेट की अब लाइफ 1 साल से कम है, सही है, इट शुड बी रिटन ऑफ इन P&L इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजिंग इन बैलेंस शीट। हम इसको राइट ऑफ कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर 1 साल से कम जिंदगी है किसी की, फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं हम ऊपर बेचने की, तो अगर 1 साल से कम है इस एसेट की लाइफ, तो इसको बैलेंस शीट पे दिखाने का कोई मुद्दा मकसद है नहीं। इट इज़ बेटर टू राइट ऑफ इन P&L अकाउंट। सही है सर, सही है। आ जाओ इंपॉर्टेंट नोट्स पे, क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं हमारे जो हमें जानना है। पोल्यूशन फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारे ऑफिसों में होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ये हमारे ऑफिसों में होते हैं। ये डायरेक्टली यूज़ नहीं होते हैं, पड़े होते हैं, लेकिन इनसे क्या होता है, ये अदर एसेट्स को परफॉर्मेंस करने में उनकी हेल्प करता है, ज़्यादा परफॉर्मेंस होती है इन चीज़ों से। ये डायरेक्टली जबकि हमारे बिजनेस में नहीं होते हैं, लेकिन ये दूसरे एसेट्स को परफॉर्म करने में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं इन वजह की वजह से। तो उसकी वजह से इनको जो है पोल्यूशन फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, इनको भी इंड AS 16 ने कवर किया है।
सही है। पोल्यूशन एंड फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर नॉट यूज डायरेक्टली बट दीज एसेट्स हेल्प अदर एसेट्स in their performance. Therefore, as per the provisions of Ind AS 16, these assets should also be classified as property, plant, equipment. कोई बात ही नहीं है। सही है सर, सही है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 पे हमारे पास कोई सिंगल एसेट है हैविंग इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, कोई सिंगल एसेट है, ठीक है, कोई मशीन है छोटी मोटी, वैल्यू है 200, इसका क्या करेंगे बैलेंस शीट में? इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली, तो इसको बेटर होता है इसको राइट ऑफ ही कर दो P&L अकाउंट में। कोई एसेट है जिसका वैल्यू, सिंगल एसेट है जिसका वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है, यानी कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगी उतनी, तो उसको बेटर होता है उसको ख़त्म ही करो, P&L में डाल दो। बैलेंस शीट में काहे लाने का जब कोई वैल्यू ही नहीं है इसका, ठीक है। सिंगल एसेट हैविंग इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, if any entity has single asset with significant value, insignificant value, then it should be written off in P&L account instead capitalizing in balance sheet. सही है सर, सही है। पॉइंट नंबर 3, अब अगर 2, 4, 5, 6 सिमिलर एसेट्स है लेकिन वैल्यू क्या है? इनसिग्निफिकेंट, फाइव 6 एसेट्स हैं छोटे मोटे, 100, 200, 400, 500, 1000, छोटे मोटे। अब रिलायंस कंपनी को क्या करना है 1000 के एसेट को, सही है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर अब बहुत सारे हैं लेकिन वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है तो हम इनको एक ही हेडिंग में, एक ही ग्रुप में कवर कर सकते हैं। एग्रीगेट को हम इनको एग्रीगेट करके इकट्ठे दिखा सकते हैं, सही है। सिमिलर एसेट्स है हैविंग इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, वी कैन एग्रीगेट ऑल सिमिलर एसेट्स अंडर सिंगल हेडिंग एज सिंगल एसेट, सही है। कोई तूफान वाली बात तो है नहीं, बात तो सही कर रहे हैं सर। चलो आगे बढ़े। डर लगता है PPE से, क्या है यार डरते हो? इसके बाद बताना कि हम PPE से डरते हैं। इसके समरी नोट्स भी दूंगा, आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बने बने नोट्स मिलेंगे, बस कंसेप्ट को ध्यान रखो। अब हमारे पास है कंसेप्ट नंबर 2, पिछला भूले तो नहीं, टेंजिबल, लाइफ, कॉस्ट, कैश फ्लोज, यूज इन बिजनेस और रेंटल पर्पस। अब इसको क्या करना है, इनिशियल रिकॉग्निशन। अब इनिशियली तो हम कभी ये एसेट लाएंगे जब स्टार्ट बिजनेस हमने की, हमने इस एसेट को लाया, कैसे लाया होगा? इनिशियल रिकॉग्निशन उसको कहते हैं। कैसे लाया होगा हमने ये बिजनेस में? बहुत सारे तरीके हैं लाने के। नंबर 1, या तो हमने कैश में परचेज किया, कैश में परचेज किया। नंबर 2, खुद ही क्रिएट किया, सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया, खुद ही बनाई बिल्डिंग, लैंड खरीदा, बिल्डिंग बनाई, खुद ही एसेट बनाया। या असेंबल करते हैं, कंप्यूटर मशीनरीज खुद ही क्रिएट करते हैं, असेंबल करते हैं, बात तो सही है। 3, क्रेडिट पे ला सकते हैं, उधार, उसको बोलते हैं डेफर्ड क्रेडिट। अरे खुद ही सोचो ना, एक एसेट कैसे कैसे आ सकता है, कैश में, क्रेडिट पे, खुद बनाओ या एक्सचेंज। 4th, एक्सचेंज कर लो।
एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, एक लैंड दूसरे लैंड के साथ, एक मशीनरी दूसरे मशीनरी के साथ। तो इनिशियली हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं 4 तरीक़ों से। या तो परचेज बाय कैश हो, कैश में लाया, सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया, खुद किया। परचेज ऑन डेफर्ड क्रेडिट, उधार पे लाया। एक्सचेंज ऑफ एसेट, या हमने कोई एक्सचेंज में परचेज किया, लाया ये एसेट। सही है सर, सही है। चलो आते हैं अब परचेज बाय कैश। अब हमें इसमें क्या देखना है परचेज बाय कैश में? अब हमें इसमें ये देखना है कि अगर हम परचेज बाय कैश करेंगे तो हमें कौन कौन सा कॉस्ट इसमें इंक्लूड करना है। अगर हमें मशीनरी, बिल्डिंग, कोई एसेट कैश में लाएंगे तो हमें इसमें कौन कौन सा कॉस्ट ऐड करना है जो इस एसेट का कॉस्ट बनेगा। इधर ध्यान रखो, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस प्लेस है, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट की, हमें कोई एसेट लाना है। ये मुंबई है, ये दिल्ली है, यहाँ हमें कोई एसेट लगाना है, मशीनरी, वो आएगा दिल्ली से। दिल्ली में एसेट मिलता है, क्या करेंगे पहले पहले देखेंगे किस जगह पे लगाएंगे वो एसेट। उसके लिए साइट प्रिपेयर करेंगे, कुछ खड्डा वड्डा खोदना तो नहीं है, हमें कौन से किस टाइप का हमें वो स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें मशीनरी आएगी, बनाएंगे प्रैक्टिकली कि नहीं। उसके लिए जगह हम बनाएंगे जहाँ में मशीनरी लगाएंगे। बनानी तो है, बनानी तो है, उसमें खर्चा लगेगा, बनाने में खर्चा तो लगेगा, सही है। फिर दिल्ली से कहाँ आएगी मशीनरी? यहाँ तक। अब यहाँ ये ट्रक में लोड हो जाएगी, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस पहले तो दे दो आप, परचेज प्राइस वेंडर को, उसको पैसे दे दो पहले, दिए पैसे, जीएसटी वीएसटी दे दो, दिए सर, दे दिए। फिर क्या करोगे? इसको गाड़ी में लोड करोगे, लाओ मजदूरों को। कभी कभार किसी मशीन को ही लाना पड़ता है दूसरी मशीन में रखने के लिए, खर्चा तो लेगा सर, लेगा, बात तो सही है। फिर गाड़ी में चढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, बात तो सही है। अब अगर ये महंगा है, ये एसेट कोई 10 करोड़ 15 करोड़ की कोई है एसेट, अगर बीच में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो उसके लिए अगर ट्रांजिट इंश्योरेंस करेंगे, वो भी कॉस्ट है सर, बात तो सही है, बात तो सही कर रहे हो। पहुंच गई इधर गाड़ी, अब इधर से अनलोड करनी है, करो अनलोड, दो पैसे। फिर इंस्टॉल करो। अब इंस्टॉल कौन करेगा? उसके लिए अगर कोई प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ी, मैकेनिक की ज़रूरत पड़ी, दो उसको फीस, और बात तो सही है। तो मुद्दा मकसद ये है, एसेट को लाने से लगाने तक, जब तक वो रेडी फॉर यूज़ हो जाए, जो उस पर कॉस्ट लगेगा वो हम कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मानेंगे व्हेन परचेज्ड इन कैश, व्हेन परचेज्ड इन कैश। सर बात तो सही कह रहे हो, चलो आगे बढ़ो। परचेज्ड बाय कैश, its cost as per the provision should include the following 3 components। अब इसके 3 कॉस्ट्स है तो एक ही, आप देख लो। एक जो परचेज प्राइस होगा उसमें रिलेटेड एक्सपेंसेस, यही जो मैंने खर्चे वर्चे बोले इधर उधर के, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये थोड़ा सा इसमें मजा वाला है। मजा वाला तो सब है, सब इजी है। परचेज प्राइस, रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जो मैं आपको इसके बाद बोलूंगा क्या होता है। चलो आपको अब पता है कौन कौन सा खर्चा लेना है। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट,
परचेज प्राइस सीधी सी बात है। अब अगर इस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 10% 50%, वो माइनस कर देंगे। जो कॉस्ट हमें नहीं देना पड़ा माइनस कर देंगे। परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट या ट्रेड रिपेट अगर है, आ गया हमारा 1। सही है। अब अगर इस पर हमें कोई इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ा, कोई टैक्स देना पड़ा, ऐसा टैक्स जो रिफंड नहीं होगा, जो रिफंड नहीं होगा। जीएसटी का क्रेडिट हमेशा मिलता है। वो टैक्स ऐड करेंगे जो नॉन रिफंडेबल हो, वो ऐड करेंगे। अब जो रिफंड होगा वो तो हमारा कॉस्ट गया नहीं, तो ऐड क्यों करेंगे। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, 2 गाड़ी किराया विराया, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस अगर है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, साइट को ये तैयारी करने के चार्जेस। अब अगर किसी प्रोफेशनल इंजीनियर को लाना पड़ा उसको इंस्टॉल करने के लिए, तो उसको फीस दे दो। हो गई रेडी, मशीनरी हो गई रेडी। निकालो सैंपल यूनिट्स, पहले सैंपल यूनिट्स निकालते हैं। ठीक है, उन सैंपल यूनिट्स पे क्या कॉस्ट लगा वो भी ऐड करो। कॉस्ट ऑफ सैंपल यूनिट्स, उसमें मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड लगेगा कोई चीज़ बनाने में। ठीक है, वो भी ऐड करो। लेकिन अब अगर इन सैंपल यूनिट से हमें कुछ स्क्रैप में मिला, कुछ हमें मिला, इनसे कुछ पैसा मिला, हमें कम ही तो मिला, तो उसको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ सैंपल माइनस स्क्रैप में अगर कुछ मिला, वो तो वापस मिला ना, ये कॉमन सेंस है। वापस मिला तो क्यों लेंगे। आफ्टर डिडक्टिंग अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ सैंपल यूनिट्स, सॉरी 9 एनी अदर एक्सपेंस विच इज रिलेटेड विद एक्विजिशन ऑफ एसेट। और कोई भी कॉस्ट जो इसको जरूरी है खर्च करने में। सही है सर, सही है। आगे चले। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डीकमीशनिंग कॉस्ट, रिमूवल कॉस्ट। सर ये क्या है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डीकमीशनिंग कॉस्ट, रिमूवल कॉस्ट, ये भी क्या करेंगे, इसको, ये भी इस कॉस्ट को ऐड हो जाएगा, यानी ये भी कॉस्ट में आएगा। अब वो क्या होता है बता देते हैं, काहे डरते हो। कॉस्ट ऑफ रिमूवल बोलो इसको, डीकमीशनिंग कॉस्ट बोलो, डिसमेंटलिंग कॉस्ट बोलो, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। सर ये तो पता चली ये ऐड हो जाएगा, ये होता क्या है अब बता देते हैं भैया। चलो आ जाओ। ये नाम सुना है कभी, एयर इंडिया एक्सप्रेस। सर नाम तो सुना है, क्या बनाता है, ड्राइंग की तरफ मत जाना। जहाज, एरोप्लेन है इसके पास। कॉस्ट कितना पड़ा, 2000 करोड़। जो भी कॉस्ट है, ठीक है। लाया जहाज, लाया जहाज, शायद लाया जहाज। इसकी लाइफ 30 ईयर्स है, इसकी ज़िंदगी 30 साल की है। सही है सर, सही है। 30 साल के बाद क्या होगा जहाज़ का, फिनिश, लाइफ फिनिश। अभी उड़ नहीं सकता, तो इस जहाज़ का क्या करेंगे, दिल्ली के कनॉट प्लेस पे छोड़ेंगे, किसी रोड पे छोड़ेंगे। बात तो सही है, कहाँ छोड़ेंगे इस जहाज़ को, कहीं तो इसको लेना पड़ेगा। अब जब वो कहीं लेना पड़ेगा, जो 2000 करोड़ का जहाज़ था, जहाँ वो लेना पड़ेगा,
उस पर खर्चा लगेगा, सड़क पे तो नहीं रख सकते, एयरपोर्टों पे ऐसे ख़राब जहाज़ तो नहीं रख सकते। इसको गवर्नमेंट कहता है भैया इसकी लाइफ ख़त्म हो गई, हाँ ठीक है, इसको लगाओ कहीं पे। वो जहाँ पे उसको लगाना होगा, लेना होगा, लास्ट में उस पर खर्चा लगता है, खर्चा तो आएगा, ये जहाज है, खर्चा तो आएगा। जो उसको उस टाइम पे खर्चा लगेगा आफ्टर 30 ईयर्स, कॉस्ट ऑफ रिमूव करना है, उसको कहीं ले जाना है दूर, कहीं आसमानों में, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिमूवल। यानी एट द एंड ऑफ लाइफ जो इस एसेट की होगी, इसको आपको रिमूव करना है, डिसमेंटल करना है, कहीं और जाके फेंकना है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिमूवल। ऐसे होते हैं जैसे क्रूज शिप्स होते हैं, क्रूज, इसके लाइफ 20 ईयर्स 50 ईयर्स, जो भी 30-20 ईयर्स गए, अब समंदर में छोड़ेंगे क्या? क्या बात कर रहे हो सर, इसको भी कहीं लेके जाना पड़ेगा, वो लेके जाने के लिए खर्चा हो जाएगा, उसको कॉस्ट ऑफ रिमूवल कहते हैं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहते हैं, डीकमीशनिंग कॉस्ट कहते हैं। अब देखो ये आज यहाँ खड़े हैं, ये 30 ईयर्स हो गए, आज यहाँ है, 1500 करोड़ का जहाज़ पड़ गया, एयर इंडिया, अब यहाँ पे जो खर्चा होगा वो छोटा मोटा खर्चा तो होगा नहीं, 200-300 करोड़ तो होगा आफ्टर 30 ईयर्स, 50 करोड़ 60 करोड़ 80 करोड़ जितना भी होगा। अब हम अगर ऐसे अंधे होकर बिजनेस करते जाएं 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 जाएं, इसका ख्याल ना रखें, तो यहाँ पहुँचेंगे हम क्या करेंगे, तब ये पैसे कहाँ से लाएंगे, जो एंड पे रिमूवल कॉस्ट लगेगा। तो उस कॉस्ट के लिए आप क्या करो, उसके लिए आज से ही रेडी हो जाओ, पहले साल से ही रेडी हो जाओ उस कॉस्ट के लिए कि आपको 30 ईयर बाद इतना अमाउंट पे करना है, जितना भी अमाउंट हो, ठीक है। लेकिन करना क्या है, क्वेश्चन में दिया होगा अगर 2 मिनट के लिए कॉस्ट ऑफ रिमूवल है 30 lakhs आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, ये आज हम खड़े हैं, ये 20 साल बाद है, 20 ईयर्स के बाद, तो ये 30 lakhs हमें कब खर्च हो जाएंगे, यूज़ हो जाएंगे इस कॉस्ट ऑफ रिमूवल में, आफ्टर 20 ईयर्स। तो अब 20 साल पहले हम 20 lakhs तो नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस 20 ईयर्स पे जो है 30 lakhs है, इसको प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे, आज के डेट का, इसको प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे, जो रेट दी होगी क्वेश्चन में। बात तो सही है, बात तो सही है, उसको प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे, और जो उसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो हमें इधर कॉस्ट लेंगे, इस एसेट का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सॉरी इधर ये भी तो इस एसेट का कॉस्ट बनेगा ना, अरे लास्ट में तो इसी पे यूज़ होता है, आज ये कॉस्ट नहीं मानोगे तो लॉस पे जाओगे लास्ट में, इसलिए आज से ही इसको कॉस्ट मानो, इस एसेट को आज का ही इसका कॉस्ट मानो, और ध्यान रख के चलो, इसका आज से ही एक एक अमाउंट साइड में रखो, तो जितना हमारा 20 lakhs एंड में इसके लिए रिमूवल की कॉस्ट आएगा, उसको हम आज के डेट पे प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे। बात तो सही है, तो वो जो प्रेजेंट वैल्यू है which is incurred at the end of useful life, present value cost of removal which is expected to be incurred at the end of useful life of property plant equipment। किस में होता है नॉर्मली, ये एयरक्राफ्ट में, न्यूक्लियर प्लांट्स में, क्रूजेज में, न्यूक्लियर प्लांट जैसे
बम वम फोड़ते हैं, खड्डा बन जाता है उसमें, तो वो फिर ऐसे छोड़ेंगे क्या? नहीं, उसको फिर रिकवर करना पड़ता है, रिस्टोर करना पड़ता है, उसके लिए कॉस्ट। सही है, तो वो कॉस्ट इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कॉस्ट बनेगा। क्या बनेगा? प्रेजेंट वैल्यू उसका। सर प्रेजेंट वैल्यू तो ठीक है, सपोज ये 20 लैक्स है कॉस्ट ऑफ रिमूवल, आज इसका प्रेजेंट वैल्यू है सपोज 5 लैक्स, तो यहां तक ये कैसे 20 लैक्स बनेगा? तो इस पे हम पर ईयर जो रेट होगी 10% इंटरेस्ट प्रोविजन, जब तक यहाँ हम आएंगे ये भी 20 लाख बनेंगे, इधर भी हमारे पास 20 लाख अवेलेबल होंगे, दैट इज इट। पर ईयर इसको प्रोविजन बनाएंगे, P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे इंटरेस्ट। सही है सर, सही है। फिर क्या करेंगे? अगर आप कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई इस एसेट के लिए, तो वो तो माइनस ही हो जाएगी, लेस गवर्नमेंट ग्रांट इफ एनी। ये है कॉस्ट हमारा टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। डीकमीशनिंग कॉस्ट हमें फिर से आगे और पढ़ना है, टेंशन ना लो। ठीक है सर, ठीक है। आ जाओ नोट्स पे। अगर मैं स्लो जा रहा हूं आप मुझे पास कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, सिकअप नहीं नको। नोट्स पे आ जाओ। नंबर 1, इफ एंटिटी रिसीव्स एनी कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। अगर कुछ कैश डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट क्या होता है? पेमेंट अगर 1 महीने बाद देनी है कोई, तो आज ही अगर हम देते हैं तो जिसको देनी होती है उसको बोलते हैं मुझे 2 महीने बाद पेमेंट देनी थी, मैं आज ही दे दूंगा, बताओ कितना? तो वो बोलता है चलो 5% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। वो कैश डिस्काउंट हम P&L अकाउंट में एज इनकम लेते हैं, PPE से माइनस नहीं करेंगे। सर ये तो हमें पता है यार, बताना है मुझे। If entity receives any cash discount at the time of settlement of dues, then such cash discount will be transferred to P&L account. Note 2, if any tax or duty is refundable in nature, अगर कोई टैक्स से ड्यूटी हमें रिफंड मिला तो उसको क्या करेंगे? Then it will not be considered as while computing cost of assets. सारे तो हमें पता है, पता तो सब है, मैं तब भी बताऊंगा, जीरो से स्टार्ट करना है। पॉइंट नंबर 3, इफ स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम सेल ऑफ सैंपल यूनिट्स, जो होता नहीं है लेकिन दिया है, स्टडीमेट है, स्क्रैप वैल्यू अगर सैंपल यूनिट्स के सेल से हमें हैज बीन रियलाइज्ड इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट से ज़्यादा मिला, जो मिलता नहीं है नॉर्मली, फिर भी ऑफ सैंपल यूनिट्स, देन एक्सेस रियलाइजेशन विल नॉट बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। सपोज सैंपल यूनिट्स का कॉस्ट है 50,000, हमें मिल गए 60, मिल गए 10 एक्स्ट्रा मिले, 10 हमें एक्स्ट्रा मिले हमारे कॉस्ट से, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे ना को। इट विल बी डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के कॉस्ट से ही ये 10,000 माइनस करेंगे, P&L में नको जाने का। ठीक है सर, ठीक है। चलो आ जाए एग्जाम्पल पे, डर भागेगा। एन एंटिटी परचेज द शिप विद यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, 5 साल जिंदगी है। एन अमाउंट ऑफ 15 lakhs विल बी इनकर्ड एज डीकमीशनिंग कॉस्ट, 15 लाख। कब? आफ्टर 5 years। डिस्काउंट रेट क्या है? 10%। शो अकाउंटिंग फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट। हम क्या करेंगे इस 15 lakhs को? प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे एट द रेट ऑफ 10%। सही है सर, सही है। क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.10 कैलसी पे, आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा ये आता है। 5 बार करेंगे, इक्वल टू कितना आया? 0.623
ये है 15 लाख इंटू 0.623 कितना आया वो 9,34,500 9,34,500 आज का वैल्यू है इसका। सर वो तो ठीक है, अब ये 20 साल बाद 5 साल बाद 15 लाख कैसे बनेगा? हम क्या करेंगे पर ईयर 934,500 ये कॉस्ट ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेंगे। फिर कितना है इंटरेस्ट 10% वो ऐड करेंगे जितना भी आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग फिर 10% जितना भी आएगा लेके 5 ईयर्स तक वो 15 लाख बनेगा। ऐसा है क्या? सर ऐसा है, देखो तो वो तो ठीक है। हम एंट्री क्या करेंगे, हम प्रोविजन बनाएंगे हर साल में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट जितना इंटरेस्ट अमाउंट आएगा टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट आज से ही रेडी रहेंगे। और हर साल के एंड में इसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट को पी एंड एल अकाउंट डेबिट इसको पी एंड एल में ट्रांसफ़र करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। और ये एंट्री पर ईयर पास हो जाएगी फॉर 5 ईयर्स। हमारे प्रोविजन में बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। सही है, आप आके देखें एग्जाम्पल सही से समझ आएगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कैश टू बी इनकर्ड एट द एंड ऑफ द 50 ईयर कितना है, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% करेंगे 50 ईयर का, वो आ गया 15 लाख इंटू 0.623 मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर है 934,500। सही है सर, सही है। अब क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस वाइंडिंग अप कॉस्ट क्या आ जाएगा, इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम वाइंडिंग अप कॉस्ट भी कहते हैं। वाइंडिंग अप कॉस्ट बोलो इसको। सर वाइंडिंग अप मतलब क्या होता है, वो कॉस्ट जो आगे जाके हमें यूज़ आए, जो हमें परेशानी ख़त्म करे आगे जाके आफ्टर 5 ईयर्स को बोलते हैं अनवाइंडिंग कॉस्ट, जो फ्यूचर में यूज़ हो आए। इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलो या अनवाइंडिंग कॉस्ट बोलो। स्टेटमेंट शोइंग डीकमीशनिंग कॉस्ट कितना आया ओपनिंग बैलेंस, ये कॉस्ट कितना है 10%, उसका इंटरेस्ट इतना आया। फिर क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड फर्स्ट ईयर, तो इस साल में इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 93,4,502 प्रोविजन अकाउंट फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट 93,4,502 बीइंग प्रोविजन मेड। फिर इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट को टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, ये हर साल करेंगे ये एंट्री। सही है। फिर ये दूसरे साल की ओपनिंग बनेगी, फिर इस पे 10% वो इतना आया। फिर थर्ड ईयर की ओपनिंग बनेगी, फिर उस पर 10% वो इतना आया। फिर फोर्थ ईयर की ओपनिंग, उस पर 10% वो इतना आया। फिर फिफ्थ ईयर की ओपनिंग, उस पर 10%। ये नॉर्मली बैलेंस फिगर ही आएगी, थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ ईयर के बाद 15 लाख इज रेडी। अब उस टाइम पे क्या एंट्री करेंगे, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 15 लाख। सही है, ये है प्रोविजन डेबिट बैंक क्रेडिट एट द एंड ऑफ 50 ईयर। अच्छा, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर अनवाइंडिंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट, हर साल एंट्री होगी।
P&L अकाउंट डेबिट टू अनवाइंडिंग और इंटरेस्ट बोलो जो अच्छा लगे। हो गया P&L को डेबिट एवरी ईयर। अनवाइंडिंग कॉस्ट इंटरेस्ट शैल बी रिटर्न ऑफ इन P&L अकाउंट ऑन टाइम वैल्यू मनी कंसेप्ट। सही है सर, सही है। थोड़ा बहुत समझ आ गया डीकमीशनिंग कॉस्ट क्या होता है? सर आ गया। चलो आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। डू रिवाइज और नेक्स्ट लेक्चर में आगे फर्दर कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। सही है, गुड लक, रिवाइज, कम बैक।